प्रिय भावी प्रशासकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिज्ञासा आईएएस पर। हाजिर हूं मैं आपके एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के, और वो है कि प्रातिनिधिक लोकतंत्र में सरकार का एक स्वरूप होता है और वो है संसदीय सरकार। तो संसदीय सरकार किसे कहते हैं? भारत में भी संसदीय सरकार है, ब्रिटेन में भी संसदीय सरकार है। जरा समझिए इसकी संकल्पना को। देखिए, प्रातिनिधिक लोकतंत्र में सरकार के दो मॉडल हैं। एक है आपका संसदीय सरकार, जैसे कि भारत और ब्रिटेन में। दूसरा है आपका अध्यक्षीय सरकार। अध्यक्षीय सरकार जैसा कि आपके अमेरिका में। अब हम लोग अभी अध्यक्षीय सरकार पर बात नहीं करेंगे, बात करेंगे किस पर? संसदीय सरकार पर। तो इस संसदीय सरकार की चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं? तो जैसे ही इसकी चारित्रिक विशेषताओं को आप जान जाएंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा आपको कि संसदीय सरकार किसे कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो इसकी चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं, अब जरा इसको समझिए। देखिए, सरकार के 3 अंग होते हैं। एक है आपका कार्यपालिका, दूसरा अंग है विधायिका, और तीसरा अंग है न्यायपालिका। अब देखिए, जब हम स्वरूप की बात कर रहे हैं, यानी संसदीय सरकार या अध्यक्षीय सरकार, जब इसका विवेचन विश्लेषण होगा तो थोड़े समय के लिए न्यायपालिका को आप साइड कर दीजिए। यानी संसदीय सरकार है या अध्यक्षीय सरकार, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच के संबंध किन सिद्धांतों से विनियमित हो रहे हैं। यानी कार्यपालिका और विधायिका के बीच के संबंध जिन सिद्धांतों से विनियमित होंगे, उन सिद्धांतों से यह तय होगा कि वो अध्यक्षीय सरकार है या संसदीय सरकार। तो अभी हम बात कर रहे हैं संसदीय सरकार की। तो संसदीय सरकार में कार्यपालिका और विधायिका के बीच के जो संबंध हैं वो मूलतः 2 सिद्धांतों से विनियमित होते हैं। एक सिद्धांत है विलय का सिद्धांत। पावर ऑफ फ्यूजन, विलय का सिद्धांत। और दूसरा है उत्तरदायित्व का सिद्धांत। पीटी में फैक्ट आता है और इसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि संसदीय सरकार विनियमित होती है। एक ऑप्शन दे दिया जाएगा विलय का सिद्धांत, दूसरा उत्तरदायित्व का सिद्धांत, तीसरा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, और चौथा आपके स्थायित्व का सिद्धांत। आपके 4 सिद्धांत दे दिए। अब आपको यह बताना है कि इनमें से संसदीय सरकार के कौन से सिद्धांत हैं, यानी संसदीय सरकार किन सिद्धांतों पर आधारित है। तो विलय का सिद्धांत और उत्तरदायित्व का सिद्धांत ये प्रमुख रूप से संसदीय सरकार में कार्यपालिका और विधायिका के रिलेशन को विनियमित करते हैं। जबकि अध्यक्षीय सरकार में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और स्थायित्व का सिद्धांत
मूल रूप से कार्यपालिका और विधायिका के बीच के रिलेशन को विनियमित करता है। तो जब अध्यक्षात्मक सरकार की बात करेंगे तो वहां पर उसकी बात करेंगे, अभी यहां पर संसदीय सरकार की बात कर रहे हैं। तो ये दो प्रिंसिपल पर यह सिद्धांत यानी कार्यपालिका और विधायिका के बीच का रिलेशन तय होता है। तो पहली बात तो यह हो गई संसदीय सरकार की सिद्धांत को लेकर के। पहली चारित्रिक विशेषता क्या हुई कि संसदीय सरकार में कार्यपालिका और विधायिका के बीच के संबंध विलय के सिद्धांत और उत्तरदायित्व के सिद्धांत से विनियमित होते हैं। यह हो गया ए पॉइंट। अब आइए जरा बी पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या निकल करके आएगा कि इसमें जो संसदीय सरकार होती है इसमें कार्यपालिका जो होती है वो दोहरी होती है। और दोहरी कैसे होती है? एक है नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका। यानी एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। ये जो नाम मात्र की कार्यपालिका है इसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो अगर भारत में आप देखेंगे तो राष्ट्रपति हैं, और अगर ब्रिटेन में आप जाकर के देखेंगे तो इसमें कौन है आपके? सम्राट या साम्राज्ञी। सम्राट या साम्राज्ञी। ठीक। अब अगर वास्तविक कार्यपालिका की बात करेंगे यानी रियल एग्जीक्यूटिव, यह हो गई आपकी नॉमिनियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनियल एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि सिद्धांत रूप में कार्यपालिक शक्ति किसको दी जाएंगी? आपके राष्ट्राध्यक्ष को, यानी हेड ऑफ द स्टेट को। लेकिन इन शक्तियों के प्रयोग की वास्तविक शक्ति जो दी जाएगी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, हेडेड बाय पीएम। राइट नाउ, तो वास्तविक कार्यपालिका में कौन है आपके? ये आपकी मंत्री परिषद, हेडेड बाय पीएम, यानी प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद वास्तविक कार्यपालिका है, हमारे यहां पर भी और ब्रिटेन में भी। इज इट क्लियर? संसदीय सरकार की दूसरी चारित्रिक विशेषता यह हो गई कि इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। अब आइए तीसरे पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या होगा इसमें? जब दोहरी कार्यपालिका हो गई तो इसका मतलब है इसमें कि एक, ध्यान से आप समझिएगा, राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष का पद अलग अलग होता है। यानी राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष के जो पद होते हैं ये अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष के पद बिल्कुल अलग अलग होंगे। राष्ट्राध्यक्ष कौन होगा आपका? हेड ऑफ स्टेट। और हेड ऑफ द स्टेट कौन है? अगर भारत में आप देखेंगे तो राष्ट्रपति हो गए, और ब्रिटेन में आप जाएंगे तो सम्राट हो गए। ठीक। शासनाध्यक्ष में कौन होंगे? यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होंगे आपके? पीएम, प्रधानमंत्री। भारत में भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्रधानमंत्री। और ब्रिटेन में भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्रधानमंत्री। तो ये तीसरी चारित्रिक विशेषता हुई संसदीय सरकार की कि इसमें राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष अलग अलग होते हैं। और ध्यान रहे, राष्ट्राध्यक्ष नाम मात्र की कार्यपालिका है, जबकि शासनाध्यक्ष वास्तविक कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह तीसरी चारित्रिक विशेषता हुई। अब जरा ये चौथी चारित्रिक विशेषता पर, फोर्थ। चौथी चारित्रिक विशेषता क्या है इसकी?
कि इसमें जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, और ये सदस्य कौन है आपके? मंत्री। तो इनके पास दोहरी सदस्यता होती है। क्या होती है? दोहरी सदस्यता। अब दोहरी सदस्यता का मतलब क्या हुआ कि ये सेम समय ये कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं और विधायिका के भी सदस्य होते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये किसके सदस्य होते हैं? कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं और विधायिका के भी सदस्य होते हैं। यानी मंत्री के रूप में ये कार्यपालिका के सदस्य हो गए और विधायिका के सदस्य के रूप में ये किसी सदन के सदस्य होते हैं। तो एक साथ इनके पास दो सदस्यताएं होती हैं, राइट? क्यों होती हैं? अब जरा इसको भी समझिए, क्योंकि विलय के सिद्धांत की बात हो रही है। ऐसा क्यों है? तो अब अगला पॉइंट आएगा, कार्यपालिका का गठन। अब देखिए यहां कार्यपालिका, अब वर्ड यूज किया जा रहा है, तो यह कार्यपालिका किसके लिए वर्ड यूज किया जा रहा है? वास्तविक कार्यपालिका के लिए, क्योंकि नाममात्र की कार्यपालिका की बात ऊपर खत्म हो गई। अब बार बार उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जब कार्यपालिका वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब वास्तविक कार्यपालिका है। नाममात्र की कार्यपालिका क्या मतलब रह जाता है? हाँ, वो शुरुआत में बताना जरूरी था, लेकिन कार्यपालिका का मतलब यहां वास्तविक कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, यानी जो मंत्री, इनकी दोहरी सदस्यता होती है। और ऐसा क्यों है? अब जरा इसको समझ लीजिए कि कार्यपालिका का गठन विधायिका से होता है। इसका मतलब समझ आ गया? यानी प्रधानमंत्री सहित मंत्री पद पर उसी व्यक्ति को रहने का अधिकार है जो संसद के किसी सदन का सदस्य हो। अब हमारे यहां एक प्रावधान जोड़ दिया है कि ठीक है भाई, जब आपको मंत्री बनाया जा रहा है उस समय आप सदस्य न हो, कोई बात नहीं, लेकिन मंत्री पद धारण करने के 6 महीने के अंदर आपको लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करनी होगी, नहीं तो आपका मंत्री पद आपके हाथ से चला जाएगा। इज इट क्लियर? तो कार्यपालिका का गठन किससे होता है? विधायिका से होता है। हो गया विलय का सिद्धांत। यानी गठन को लेकर के कार्यपालिका किसका अंग हो गई? एक तरह से विधायिका का अंग हो गई। यानी अब इसके सदस्य सेपरेटली क्या काम कर रहे हैं? कार्यपालिका का। लेकिन जब सदन की कार्रवाई होगी तो ये वहां बैठ करके किसके रूप में काम करेंगे? विधायक के रूप में भी, यानी विधायिका के सदस्य के रूप में भी इन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। तो कार्यपालिका के सदस्यों की दोहरी जिम्मेदारी हो गई, एक कार्यपालिका के कर्तव्यों का निर्वहन करना और विधायिका के सदस्य के रूप में विधायिका के कर्तव्यों का निर्वहन करना। इज इट क्लियर? ये विलय का सिद्धांत है। ये आर यू गेटिंग द पॉइंट? पहली बात तो ये हुई। अब आइए जरा दूसरी बात क्या होगी। अब अगला पॉइंट क्या जाएगा इसमें? अगले पॉइंट के रूप में अगर हम बात करें तो ध्यान से समझने की बात है ये, यानी कार्यपालिका का गठन क्या है? विधायिका से। और अगली चारित्रिक विशेषता यहीं से निकल करके आएगी कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह, उत्तरदायी वर्ड भी यूज कर देते हैं। तकनीकी रूप में जवाबदेह वर्ड यूज करना है, क्योंकि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को लीगल कर देते हैं तो वो अकाउंटेबिलिटी हो जाती है। लेकिन उत्तरदायित्व शब्द भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी उत्तरदायी होती है किसके प्रति? विधायिका के प्रति। कौन? कार्यपालिका। यह संसदीय सरकार का एक कैरेक्टर है। अब जरा इसको समझिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मंत्री परिषद प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद को लगातार
विधायिका में बहुमत का समर्थन प्राप्त किए हुए रहना होगा। यानी आप सत्ता में तभी तक रह पाएंगे जब तक विधायिका में आपका बहुमत का समर्थन है। अगर विधायिका में आपके पास बहुमत का समर्थन नहीं है तो इस मंत्री परिषद को हटना पड़ेगा। इज इट क्लियर? इसका मतलब यह हुआ कि ये जो विधायिका है ये इस मंत्री परिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके पदच्युत कर सकती है। यानी इस मंत्री परिषद को विधायिका जब चाहे तब अविश्वास प्रस्ताव पारित करके पदच्युत कर सकती है और इसके स्थान पर दूसरी मंत्री परिषद का गठन कर सकती है। यह है इस उत्तरदायित्व का मतलब। अब ध्यान से आप समझिएगा, यह उत्तरदायित्व एक पक्षी नहीं है। यह भी ध्यान रखना यहां कि ऐसा नहीं है कि केवल ये मंत्री परिषद के बारे में तो यह कंफर्म हो गया, लेकिन उत्तरदायित्व का यह सिद्धांत विधायिका पर भी लागू होता है। और विधायिका का उत्तरदायित्व क्या है? विधायिका का उत्तरदायित्व यह है कि भाई आप एक कार्यकाल में, जैसे 5 वर्ष का लोकसभा का कार्यकाल है भारत में, तो आप एक कार्यकाल में भले ही 2 मंत्री परिषद बदल दीजिए, 3 मंत्री परिषद बदल दीजिए, 4 मंत्री परिषद बदल दीजिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मंत्री परिषद का होना जरूरी है। यानी आपकी यह जिम्मेदारी है कि चुनाव होने के बाद में जब आपकी बैठक हो गई, ठीक है, तो यथाशीघ्र आप क्या करेंगे? मंत्री परिषद का गठन करेंगे और मंत्री परिषद का गठन करके उसे समर्थन देकर के सत्ता में बनाए रखना होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि जिस मंत्री परिषद का आपने गठन किया है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसे हटा दीजिए, लेकिन इमीडिएट आप दूसरी मंत्री परिषद का गठन कीजिए। अगर वो भी काम नहीं कर पा रही है तो उसको भी हटा दीजिए, फिर पुनः मंत्री परिषद का गठन कर दीजिए। लेकिन अगर आपने इसे पदच्युत कर दिया, कैसे? अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, और अगर आप दूसरी मंत्री परिषद का गठन नहीं कर पाए तो फिर आपका भी विघटन हो जाएगा। यानी विधायिका बिना मंत्री परिषद के कार्य नहीं कर सकती। यानी मंत्री परिषद को समर्थन देकर सत्ता में बनाए रखना यह विधायिका की जिम्मेदारी है। और अगर इस जिम्मेदारी का, इस उत्तरदायित्व का निर्वहन विधायिका नहीं कर पाती है तो विधायिका का भी विघटन हो जाएगा, यानी मध्यावधि चुनाव होंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो विलय का सिद्धांत और उत्तरदायित्व का सिद्धांत ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, उत्तरदायित्व के सिद्धांत का मतलब क्या है? अब ये तो इन दोनों के रिलेशन को लेकर के हो गया। अब जरा जाइए, ये जो ध्यान से समझिएगा, ये जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका से विधायिका क्या पूछेगी? प्रश्न पूछेगी। विधायिका प्रश्न पूछेगी और इस प्रश्न का उत्तर देना इस कार्यपालिका की संवैधानिक बाध्यता है। ध्यान दीजिएगा, क्या है? संवैधानिक बाध्यता। यह कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है एग्जीक्यूटिव के लिए कि अगर शासन संबंधी किसी भी मामले में अगर विधायिका के सदस्य आपसे प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। और अगर यह विधायिका आपके प्रश्न के आपके उत्तर से संतुष्ट हो गई तो ठीक है, संतुष्ट नहीं होती है तो फिर यह आपके विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है। और कार्रवाई में क्या है? आपके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित कर सकती है, ठीक है। और अगर बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई तो आपको अविश्वास प्रस्ताव पारित करके पदच्युत भी कर सकती है। यह इसका विशेषाधिकार है। आर यू गेटिंग द थिंग्स? यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? यह है आपकी संसदीय सरकार की चारित्रिक विशेषताएं। इसी को हम क्या कहेंगे? संसदीय सरकार कहेंगे।
अब इसको 1 मिनट में जरा रिवाइज कर लीजिए। संसदीय सरकार किसे कहते हैं? तो संसदीय सरकार ऐसी सरकार होती है जिसमें पॉइंट 1 कार्यपालिका और विधायिका के बीच के संबंध विलय के सिद्धांत और उत्तरदायित्व के सिद्धांत से विनियमित होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाममात्र की कार्यपालिका, दूसरे वास्तविक कार्यपालिका। नाममात्र की कार्यपालिका में समस्त कार्यपालिक शक्ति सिद्धांत रूप में होती हैं, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग वो वास्तविक कार्यपालिका के माध्यम से ही कर सकती है, उसके परामर्श से ही कर सकती है। तो भारत में राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करती है। अगली चारित्रिक विशेषता क्या हुई इसकी कि संसदीय सरकार में राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष का पद अलग अलग होता है, यानी हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट। राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट हैं, जबकि प्रधानमंत्री हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं, यानी प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष हो गए और राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हो गए। तो दोहरी कार्यपालिका हो गई। ठीक, अगली चारित्रिक विशेषता क्या होगी कि इसमें कार्यपालिका का गठन विधायिका से होता है और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि मंत्रिपरिषद को सत्ता में बने रहने के लिए विधायिका में बहुमत का समर्थन प्राप्त किए हुए रहना होता है। विधायिका द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना मंत्री की संवैधानिक बाध्यता होती है। विधायिका अविश्वास प्रस्ताव पारित करके कार्यपालिका को पदच्युत कर सकती है और उसके स्थान पर पुनः मंत्रिपरिषद का गठन कर सकती है। तो सेम समय अगर विधायिका ने मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रिपरिषद को पदच्युत कर दिया, लेकिन वो पुनः मंत्रिपरिषद का गठन करने की स्थिति में नहीं आई, तो फिर विधायिका का विघटन हो जाएगा और मध्यावधि चुनाव होंगे। यह हो गया उत्तरदायित्व का पहलू। तो अब इस सरकार में निचोड़ क्या निकल करके आया? इस सरकार में संसद सर्वोच्च होती है। क्या होती है? संसद सर्वोच्च होती है। पॉइंट की क्लैरिटी है, संसदीय सरकार में संसद सर्वोच्च होती है। यह है संसदीय सरकार की चारित्रिक विशेषताएं और यह उस प्रश्न का उत्तर है जो आपको थंबनेल में दिया गया था कि संसदीय सरकार किसे कहते हैं। आशा करता हूं कि संसदीय सरकार का यह प्रारूप आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अवधारणात्मक जो विषय यानी अवधारणात्मक बातचीत के अंतर्गत हम विभिन्न कॉन्सेप्ट को लेकर के, उसकी क्लैरिटी को लेकर के वीडियो लाते रहेंगे। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरह के किसी महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।